अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस के नेट जो बढ़ रहे थे वो अब रोक दिए गए हैं। फिलहाल गैस की कीमतें में इजाफा नहीं किया जाएगा। साथ साथ जो शरह नमू थी उसको भी बरकरार रखा गया है 22% पर। ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि जो इकदाम अब तक किए गए हैं इकोनॉमिक हवाले से वो कुछ जाहिर है उनमें कुछ असर तो नजर आ रहा है कि कम से कम कुछ इकोनॉमिक जो कॉरिडोर्स हैं उनमें कोई जान सी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं इलेक्शन 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 मांगने वाले इलेक्शंस के जो निगरान हैं जिन्होंने इलेक्शन करानी है, इलेक्शन कमिश्नर आज पंजाब के वजीर आला साहब के साथ उन्होंने एक इजलास की सदारत की और उसमें उन्होंने कह दिया कि एक माह के अंदर अंदर यानी कि 30 नवंबर तक जो हल्का बंदियां हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी और उसके बाद बाकायदा इलेक्शंस की डेट और शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। क्या ये काफी है? और साथ साथ नजर आता है कि पीपल्स पार्टी को इंतखाबात की जल्दी है। आज हमने देखा कि सेनेट में भी एक करारदाद पेश हुई जो इसराइल के खिलाफ जो उन्होंने पूरी जंगी महाज खड़ा किया हुआ है, जो जुल्म की दास्तान है वो कज़ा पर रकम कर रहे हैं और तारीख जरूर मुस्लिम उम्मा को याद रखेगी कि वो इस वक्त खामोश क्यों रहे। गजा में जारी एक तरफ बिल्कुल ही हम नजर आता है कि अस्पताल तक बंद हो गए हैं, वहां पर लोगों की सांसें मुश्किल हो गई, बच्चों की हलाकतें जो जंगी महाज होते हैं उन पर भी इतनी नहीं हुई हैं जो 4 साल में जंगी महाजों पर बच्चों की तादाद होती है अमवात की, उसमें इस वक्त गजा की सूरत हाल में उसमें इजाफा बच्चों का ज्यादा है। इसके बावजूद अगर किसी के कान पे जो नहीं रेंगती तो क्या कह जा सकता है। लेकिन साथ साथ हमें आज नजर आया कि जो सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं वो पार्लियामेंट के बाहर मौजूद थे। उन्होंने मिसिंग पर्सनस वाला जो एक बहुत ही देरीना मसला है उसका दोबारा से रोशनी डालने की कोशिश की, उसका मुतालबा किया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में भी कई बार ये बात उठा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बराबर में ही है और उस पर भी ये बात उठा चुके हैं। और आज जबकि वजीर आजम जो काकर साहब हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं निगरान, और जो इस वक्त वजीर दाखिला हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं। कहा जाता था कि जो महरूमियां हैं सूबे की वो खत्म होती दिखाई देंगी, लेकिन आज उन्होंने मिसिंग पर्सनस पे जो सरफराज बुट्टी साहब हैं उन्होंने सेनेट में क्या हल्का बात फरमाए, जरा बहुत सुनाते हैं। भी है और फिर बलूचिस्तान का बड़ा एक क्रॉनिक सा इशू है ये मिसिंग पर्सनस का, जो कि मैं समझता हूँ कि एक डाइसी सब्जेक्ट है सर। इसका काउंट डाइसी है और जो रीजंस हैं वो भी बहुत डाइसी हैं और इस पर एक ऑब्जेक्टिव डिबेट होने की पाकिस्तान में जरूरत है। और जब पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाए तो पार्लियामेंट में इसकी एक ऑब्जेक्टिव डिबेट की जरूरत है सर। व्हाट आर द रीजंस? क्या ये जंग रियासत के खिलाफ पहले शुरू हुई या लोग पहले मिसिंग पर्सन बनना शुरू हुए, और सो एंड सो ऑन। देयर आर सेल्फ डिसअपीयरेंसेस और बहुत सारे काउंट पे जो है वो इश्यूज हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका परमानेंट हल ऑब्जेक्टिव डिबेट में है, तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर डिबेट कर ले और पार्लियामेंट ऐसी लेजिस्लेशंस कर ले कि वो लोग जो किसी भी मिसक्रिएंट एक्टिविटी में चाहे सीरियस इंसर्जेंसी को काउंटर कर रहे हैं हम, उसको फेस करने के लिए हमने जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को इक्विप करना है वो किस अंदाज में करना है वो पार्लियामेंट ने करना है। और इंशाल्लाह जब अगले 2-3 महीनों में पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे यकीन है कि वो जरूर उनको इक्विप करें। पार्लियामेंट जो अब वजूद में आएगी, नेक्स्ट पार्लियामेंट की तरफ इशारा किया, जब इलेक्शंस के बाद एक बाकायदा पार्लियामेंट वजूद में आएगी उसके बाद ऐसी कानून साजी की जानी चाहिए जिससे ये मामलात जो हैं वो हल हो। ऑब्जेक्टिव डिबेट की बात की, साथ साथ उन्होंने कहा ये एक डाइसी इशू है। अब ये याद रखना चाहिए कि निगरान सेटअप में जो स्मगलिंग के हवाले से मामलात हैं, जो अफगान रिपैट्रिएशन का मामला है, जो चीनी के हवाले से स्मगलिंग है, जो बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर फैसले किए गए हैं एपेक्स कमेटी में, वो भी क्या पार्लियामेंट को कर लेने चाहिए थे या निगरान सेटअप में हो जाने चाहिए थे? अगर निगरान सेटअप में ही होने हैं और कानून साजी तो हमने देखी है इस मुल्क में कैसी होती रही है, तो बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर कोई आवाज उठाते तो शायद कोई असर होता। बुट्टी साहब का ये जो अल्फाज हैं वो याद रखे जाएंगे कि वो पावर में थे और कम से कम इतने पावर में जरूर थे कि वो कोई फैसले कर सकते थे अपने सूबे के हवाले से। जो जाहिर है मिसिंग पर्सन अब मुल्की मामला हो गया ना कि सिर्फ सूबाई, लेकिन दैट्स अ पिटी। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि कल बाकायदा तौर पर समात होगी। आपको याद होगा कि 15 सितंबर को जब चीफ जस्टिस फॉर्मर उमर अता बंदियाल साहब ने उजलत में एक फैसला दिया था और उसमें 9 जिसमें 10 तरामीम हुई थी नैब की तरामीम, उनमें से 9 को क्रॉस डाउन कर दिया था। इस पे आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तिलाफी नोट भी आपके सामने आ चुका है। उसमें उन्होंने यही कहा है कि पार्लियामेंट में अपनी जो कानून साजी की जाती है उसमें मदाखलत नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट अनलेस एंड अनटिल वो कोई सिविलियन राइट्स का या ह्यूमन राइट्स का इशू हो या आवाम के वसीयत मफाद में ऐसा मामला हो, और वो इस वक्त कम से कम नैब में उनको दिखाई नहीं देता। और ये जो कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट या इस फैसले में ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रही है। ये बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ हुआ है और ये टोन सेट हो गई है। कल जो समात होगी उसमें मजीद क्या होगा। इलेक्शंस के हवाले से जरदारी साहब मौजूद हैं आज सिंध में, उन्होंने भी कहा है कि हम आवाम
अवामी सियासत करते हैं, अवाम के तौर पर सियासत करते हैं, अवामी मसाइल पर सियासत करते हैं और हम भरपूर सियासत में हिस्सा लेंगे। साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने भी कल एक आला सतही इजलास तलब कर लिया है और उसमें क्या फैसले होने जा रहे हैं, कब इनकी प्रोसेशन स्टार्ट होंगी, कब इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट होगी बाकायदा तौर पर, और इलेक्शन मांगने वाले नून लीग इस वक्त इलेक्शन नहीं मांग रही, तो इसकी क्या वजूहत है, इस पर मजीद बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो उनकी सीनियर रहनुमा है शैला रजा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहिबा, आज जो इलेक्शन कमिश्नर की जो गुफ्तगू है, जो उन्होंने एक बाकायदा डेट दे दी है 30 नवंबर की कि हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद इलेक्शन का जो वाज़ेह शेड्यूल है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा, क्या आपको इससे कुछ आपकी हिम्मत बंदी है कि हाँ इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? हाँ, मैं चाह रही हूँ कि जब एक बार डिसाइडेड है कि इस वक्त हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर उनको बता देना चाहिए शेड्यूल इलेक्शन का भी। तो एक बेहतर फिजा हो जाएगी। अच्छा, बेहतर फिजा हो जाएगी। यहाँ पर बेहतर फिजा करने के लिए कुछ मौसम का ख्याल करना पड़ता है, कभी किसी के मूड का ख्याल करना पड़ता है, कभी किसी की नाअहली का ख्याल करना पड़ता है, कभी किसी को नाअहल करने का इंतजार करना पड़ता है। आपको लग रहा है कि क्या उस वक्त से गुजर रहे हैं हम, या ये सिर्फ महज बातें हैं? अब जब हम ये देख रहे हैं कि आप ये बात हो रही है कि 28 तारीख तक हो जाएगा और 30 के बाद जो है वो सब हो जाएगा, तो एक तारीख दे देने में कौन सी हर्ज है? अगर तारीख नहीं दी जा रही है, शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है, तो उससे एक बेचैनी और एक मिसट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है और फिर जबान से बयान निकलते हैं। तो कोशिश ही करनी चाहिए कि लोगों के जबान ना खुले तो बेहतर है, क्योंकि फिर जबान खुलती है तो कुछ लोग लिहाज से बोल जाते हैं, कुछ लोग जरा आगे बोल जाते हैं, फिर मामलात गड़बड़ होते हैं। तो बेहतर यह है कि शेड्यूल दे दे तो सुकून आ जाएगा हमें भी। जबाबंदी होनी चाहिए लेकिन दिमाग जरूर खोलने चाहिए। सबका ज्वाइन किया शुएब शाहीन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, एक तो इलेक्शन के ऊपर अगर आप बात कर लें, क्योंकि बेचैनी तो बरकरार है, वो उन्होंने हल्का बंदियां जो कंप्लीट हो जाएंगी उसकी भी डेट दे दी है, लेकिन अभी तक बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट बाकी है। क्या आपको लगता है ये तकल्लुफ जरूरी है? जो तो जो ओरिजिनल क्रिमिनल आपके सामने खड़ा था उसको तो आप सलूट मार रहे हो। आपका सीसीपीओ, डीआईजी, पता नहीं कौन कौन क्या कर रहा है। और करत में जलसा करने की कोशिश की तो सीधी गोलियां मारी। मर्दान और सवात में जब कॉर्नर मीटिंग की बंद कमरे के अंदर, जहाँ जलसे की इजाजत की भी जरूरत नहीं है, तो वहां उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया। एक तरफ तो पूरे पाकिस्तान में एक पार्टी को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और पूरा जनाब स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जा रहा है, और वहाँ हाई कमिश्नर एक कॉन्वेक्ट को, एक इश्तिहारी मुजरिम को वहाँ प्रोटोकॉल दे रहा है और उसको बयानिया याद करा रहा है। और एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो जनाब पूरा अमले वहाँ पहुँच जाते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। नैब का प्रोसिक्यूटर वक्त से पहले अदालत के अंदर बैठा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो शो करती हैं वो सब आपके सामने है। पूरी मशीनरी, बच्चों को वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है कि बोतलों के ऊपर जनाब ये ढक्कन वो लगाओ, उसके ऊपर लेबल लगाओ नवाज शरीफ के। अगर स्कूल के बच्चों तक को इस्तेमाल किया जा रहा है तो मुझे बताएं तो फिर मशीनरी कहाँ इस्तेमाल हो रही है? अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो मुझे बता दें कि फिर इलेक्शन कैसा होगा? फिर इस जबर और खौफ की फिजाल में कौन इस इलेक्शन की शफाफियत पे यकीन करेगा? और उसके बाद जो अगर गवर्नमेंट इस तरह फ्रॉड के जरिए अगर आती है, जो कुछ भी आप करते हैं, तो मुझे बताएं वो 6 महीने से 8 महीने चल पाएगी? क्या इन हालात में आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? क्या कोई मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकेगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन तभी है कि जब आप वाकई आपने जो एतराजात उठाए इस पर बात करेंगे। खुर्रम रोकड़ी साहब ने भी ज्वाइन किया। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका भी ताल्लुक था, इस वक्त एक शिकवा भी है शुएब शाहीन साहब का कि मीडिया हाउसेज ले जाते हैं, उनके लोगों को वर्गला रहे हैं या धमका रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ मीडिया पर कर रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला काट कर आ गए और उसके बाद जाहिर है उनको लाल हवेली मिल गई। तो या कोई चिल्ला काटे, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम अज कम उनकी कॉर्नर मीटिंग्स होने दिए जाए। और ये तो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग तो छोड़े, फील्ड भी हासिल नहीं है इनको। तो क्या यही होगा? आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपको लगता है? नहीं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है वो मुख्तलिफ होती है, क्योंकि शुएब साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनको ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स का उस तरीके से दुरुस्त इल्म नहीं है। देखिए, हम जब गवर्नमेंट में रहते हैं, कोई भी आदमी जब गवर्नमेंट में रहता है
आज मैं एक और जगह पे बैठा हुआ था, मैंने वहां बात की, कहीं किसी ने पूछा अलीम खान का, मैंने कहा अगर उस्मान बुज़दार की जगह उस वक्त अलीम खान को आप सीएम पंजाब लगाते तो आज आपकी वो गवर्नमेंट भी मौजूद रहती। आप जब गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, आपकी उस वक्त सिलेक्शन क्या है, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप परफॉर्म कैसा करते हैं, ये मैटर करता है। आप अपने लोगों के लिए गवर्नमेंट में होते हुए क्या रिफॉर्म्स लेके आते हैं। हम तो 2018 में रिफॉर्म्स के लिए गए थे, हम तो ये सोच कर गए थे कि वाकई जो एक वैक्यूम है जिसका भी ये गिला शिकवा कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आए, ये हुआ वो हुआ, तो अगर इमरान खान बल्कि दुआएं दे नवाज शरीफ, तो इमरान खान का मरहून मिन्नत होना चाहिए कि इमरान खान ना वो रविश अपनाता तो ना मियां साहब आते। तो शोएब साहब को ये चाहिए कि ये कहें कि जी नवाज शरीफ साहब को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो वाकयात और वो पॉलिटिकल आप एक स्ट्रगल को या पॉलिटिकल जो आपकी डायमेंशन है उसको तब्दील करके मिलिटेंसी की तरफ लेकर जाकर अपने मुल्क के अंदर जो चीज़ चली और उसके नतीजे हम सारे भुगत रहे हैं, तो ये तो फ़ायदा किया इन्होंने नवाज शरीफ साहब का। दूसरी चीज़ ये है, मेरा कंसर्न, आपका कंसर्न या तमाम का कंसर्न ये होना चाहिए कि हमने गवर्नमेंट में आके करना क्या है, हमने अपने मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है, हमने अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना क्या है। हर कोई अपने अपने घर में राजी है, हर कोई अपनी ज़ात और अपने बच्चों और अपनी बीवी, उसके लिए तो हर कोई बेहतरीन चीज़ें सोचता है जो भी मकाम पर हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है इसका कौन सोचेगा। चौथी चीज यह है कि जो पॉलिसीज अच्छी चली हैं, जो भी गवर्नमेंट आए, कैसे नहीं चलेगी गवर्नमेंट, क्यों नहीं चलेगी गवर्नमेंट चलाई जाती है। गवर्नमेंट इदारों को मजबूत करके इदारों को साथ लेकर चलाई जाती है। एक डिप्टी कमिश्नर और एक डीपीओ ठीक हो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट ठीक हो जाता है। लेकिन हमारा राइज पॉलिटिकल कल्चर ये है कि हम डीसी को अपने मातहत देखना चाहते हैं, डीपीओ को हम ये चाहते हैं कि हमारे कहने पर पर्चे काटे और हमारे कहने पर बंदे छोड़े। तो इस कल्चर को जब खात्मा करेंगे तो गवर्नमेंट्स भी चलेंगी। लोगों को इस अजियत से बाहर निकालना जरूरी है और उनको बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाना जरूरी है। बातें तो हम सारे पॉलिटिकल आइडियलिज्म की बातें करते ये आइडियलिज्म ही था जिसको जो आपको पाकिस्तान तरीके हिसाब की तरफ खींच गया था। क्या यही आइडियलिज्म आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान में ले आया है, और क्या यही आइडियलिज्म भी इसी तरह चिकनाचूर होगा खुदा न खास्ता जिस तरह से 2023 में फिर आपने छोड़ा। अगर आप भी पार्टी पहले छोड़ देते 9 मई से पहले, अगर ये सारे मामला ऐसे हो रहे थे, 9 मई का इंतजार क्यों किया? उससे पहले आप मेरे ख्याल में सना आपको मेरे बारे में इसका मतलब है कि मालूम नहीं है। हमने साल पहले हम पार्टी से निकाल दिए, आपने साथ जी बिल्कुल याद आ गया, हमें छोड़ी नहीं थी, हमें तो पार्टी से सना निकाल दिया गया था। और हम बिलीव करते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म के ऊपर, हम पॉलिटिकल आइडियलिज्म की तरफ नहीं जाते। पॉलिटिकल आइडियलिज्म के वो नारे हैं जो तमन्ना है, और तमन्नाएं कि मैं जी एक नौजवान का वो फोटोज लगाए होते थे ना जब हमारी एज थी, तो वो किसी ने शूरिया फलानी का और किसी ने हीमा मालिनी के, उस जमाने में खैर हीमा मालिनी तो हमारे से सीनियर थी, तो वो फोटो लगा के दे वुड आइडियलाइज। मैं कहता था क्यों लगाए? वो कहते हैं शायद हमारी ये हमें बहुत पसंद है। मैंने कहा शादी के लिए? उस कहते हैं हाँ शादी के लिए। तो ये तमन्नाओं से कुछ नहीं होता, उम्मीद से सब कुछ होता है, मेहनत करने के साथ सब कुछ होता है। पॉलिटिकल रियलिज्म के साथ हमने आगे बढ़ना है। हमने तो खैर खाई सोची थी जिसका नतीजा भुगता। हम तो आज भी उसी पर कायम है सना, हम आज भी उसी चीज पर कायम है कि पाकिस्तान प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी जनरेशन प्रायोरिटी है, हमारे बच्चे प्रायोरिटी है, ना कि हम इनको यूज करके इनके मुस्तकबिल को तारीफ। तो आप ये समझते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब को इस वक्त अगर कोई आसानियां या सहूलियात मिल रही हैं या उनके ऊपर कोई निगाहे करम है, तो ये आपको लगता है कि ये भी पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच है? इसके पीछे जो अवामिल है वो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? नहीं सना, देखें ये वैक्यूम हमारा एक क्या है, इशू क्या है, हमारे पास वैक्यूम क्रिएट होता है। नवाज शरीफ साहब को भेजा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे पाकिस्तान से। मैं उन बंदों में से था जिसने उस वक्त शोर मचाया कि भाई अगर तुम गवर्नमेंट में हम लोग आए थे कि हम एहतसाब करेंगे, तो अगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आप बाहर भेज रहे हैं तो ये बात ही खत्म हो गई। तो देखें, हम तमाम चीजों को उसकी क्लैरिटी के साथ रखें। वैक्यूम क्रिएट होता है पाकिस्तान में, क्या है वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक बंदे के लिए वैक्यूम बन गया। यहां पे कौन सा कोई अहलियत की बुनियाद पे, काबिलियत की बुनियाद पे या 2+2 4 की बुनियाद पे चीजें चलती हैं। पाकिस्तान, ही वाज सिटिंग आउटसाइड, नाउ व्हेन द थिंग्स वर मोर कंफर्टेबल फॉर हिम टू कम बैक, वो वापस आ गए। मगर वो कंफर्ट उस वक्त क्यों नहीं मुहैया उनको, उस वक्त क्यों नहीं महसूस हुई वो कंफर्ट जब उनके भाई हुकूमत में थे? लेकिन चले शहला रता साहिबा, आप क्या समझती हैं वैक्यूम की वजह से नवाज शरीफ साहब इस तरह से नमूदार हुए? ये वैक्यूम है, आप समझती हैं इस वैक्यूम में आप लोग भी आ सकते थे सामने?
देखिए, बात यह है कि अगर वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करके किसी को लाया जा रहा है कि ये वैक्यूम जो है फिल करेगा, तो ये तो हल नहीं है। ये तो हल नहीं है। वैक्यूम कैसे फिल होगा ये डिसाइड अवाम करेगी। अवाम एक दफा 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर के बाद हमें देखना है कि वो इसी किस्म की बातें करने वालों के साथ आती है या किसके साथ आती है, ये हमें अवाम पे छोड़ना है। अगर हम अपने फैसले उन पे लगाते रहे तो अपने से मतलब ये है कि आप समझ रही हैं, तो फायदा नहीं है, इससे फायदा नहीं है। तो बातें तो सब बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं इस वक्त भी। एंड वेलकम बैक टू गूंज। इस वक्त जो मामलात नजर आ रहे हैं वो बड़े सादा तो नहीं, लेकिन क्लियरली एक टोन जरूर सेट हो गई है। कल जो नैब के केसेस के हवाले से जो तरमीम हुई थी, जो पार्लियामेंट ने की थी, उन पर एतराज लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 15 सितंबर को, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने 10 में से 9 तरमीम को क्रॉस डाउन कर दिया था। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तिलाफी नोट बड़ा वाजे है, किस तरफ वो लग रहा है कि मामला जा सकते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुरम रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है और शुएब शाहीन साहब। शैला रजा साहब, आप समझती हैं ये जो नैब के केसेस में तरमीम थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि कुछ खास अफराद को सहूलत प्रोवाइड करने के लिए या उनको बचाने के लिए ये तरमीम लाई गई थी, आपको लगता है कि उनको मजीद, आपको लगता है कि वो रहेंगी, इंटैक्ट रहेगा वो फैसला, या आप समझती हैं इस इख्तिलाफी नोट के बाद इंसान ये समझ सकता है कि शायद कोई मामला डिफरेंट तरीके से जाए? देखिए, जब पीपल्स पार्टी बात करती है नैब की, तो हम तो मुकम्मल तौर पर इसके हक में है कि नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन लोग ये समझते हैं कि हम अपने केसेस से बचना चाह रहे हैं। इनफैक्ट हमारे तो केसेस ही नहीं हैं, और उसको हर हुकूमत ने ट्राई करके उसको निचोड़ के, उसको छान के सब देख लिया है कि वो कुछ नहीं कर सके। तो ये मैं तो समझती हूँ कि जो हमारी ख्वाहिश है कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि आवाज़ें आती रही हैं कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है और होता रहा है, और मुख्तलिफ बातें सब सामने इसको सुनते रहें। तो अब हमने तो जो कहा जाता है कि मोस्टली तो इसमें वही तरमीम थी जो PTI की ने भी की थी, लेकिन हमें इससे कोई मसला नहीं है। हमने जो भुगतना था भुगत लिया। हम चाहते हैं कि हम 100 दफ़ा कह चुके हैं कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, और बहुत सारी इस तरह की बात, लेकिन जिसको जिंदा रखना है इसे जिंदा रखे, हमें कोई मसला नहीं है। अब हमें इससे मसला नहीं। अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं कि और लोग इसका शिकार ना हो जिसका हम हुए। ठीक है, अज़मा बुखारी साहबा ने हमें ज्वाइन किया। अज़मा बुखारी साहबा, आपसे जानना चाहूंगी, एक तो इलेक्शंस के हवाले से आप कोई लगता है ये खुश आइंद है जो इलेक्शन कमिश्नर के आज जो थोड़े से हमें नजर आया है कि कम से कम 30 नवंबर तक जो मामलात हैं वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे हल्का बंदियों के हवाले से, फिर इलेक्शन शेड्यूल का जाहिर है कि शेड्यूल का वाज़े जो तारीख है वो सामने आएगी। एक तो इलेक्शंस की वजह से आपको कोई वसवसे नजर आ रहे हैं, कुछ महसूस हो रहे हैं? दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि नैब की जो कल समाअत होगी उससे कोई खास फर्क पड़ेगा आपको लगता है? जो 9 तरमीम जो क्रॉस डाउन कर दी थी वो वापस आ सकती हैं या फैसला इंटैक्ट रहेगा? बहुत शुक्रिया सना। देखो, मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, ये नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन 2-3 जो है वो फैक्चुअल बातें हैं जो जरूर होनी चाहिए। एक तो यह है कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों का प्रोसेस कंप्लीट होना है, और उसके बाद कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं कि जिसके ऊपर इलेक्शन की डेट जो है वो स्केड्यूल जो है वो अनाउंस ना हो। तो ये जिन लोगों ने कानून और आइन पढ़ा हुआ है उनको मालूम है, वो जानते हैं कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां और हल्का बंदियों के बाद जो है वो स्केड्यूल का आना जो है वो मस्ट है। तो इसलिए इसको तो मैं किसी तौर पर नहीं समझती कि इसके ऊपर कोई इफ एंड बट्स होने चाहिए, और बिल्कुल बल्कि और भी ज्यादा प्रोएक्टिवली इलेक्शन कमीशन को अब इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जो है वो जाना चाहिए। हमारी ही रिक्वेस्ट पे जब हमारा एक डेलीगेशन मिलने गया था पार्टी का इलेक्शन कमीशन को, जब उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ही, आपको याद है पहले ये 14 दिसंबर डेट थी, और इसको जो है वो कहा गया, इसको रिक्वेस्ट की गई कि इसको जल्दी कर लें, और ये 30 नवंबर की डेट उसके बाद आई। और दूसरा हमने ये भी कहा था कि साथ साथ वोटर लिस्टें जो है उसके ऊपर भी काम करें, ताकि वोटर लिस्टों के ऊपर अलग से हमें टाइम ना देना पड़े, ताकि
जल्द अज जल्द जो है वो हम इंतखाबात की तरफ जाएं। सो वो भी हो, जो वोटर लिस्ट हैं उसके ऊपर भी तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है। मेरा ख्याल है 1 या 1.5 दिन की एक्सटेंशन भी मिली है जो वोटर लिस्टें हैं उसको अमेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो हम बहुत तेजी से इंशाल्लाह ताला इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक कल की हेयरिंग की बात है, देखिए जो कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट का है वो कोई नहीं छीन सकता, और कवानीन के अंदर तरमीम वक्त के साथ साथ वक्त की ज़रूरत हुआ करती हैं। और ये खुशाइन बात है कि 7 कोर्ट के बाद अब जब फैक्चुअली एक आइन को पढ़ने और समझने वाली एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, और उन्होंने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के कानून बनाने के इख्तियार को ना सिर्फ जो है तस्लीम किया है, बल्कि साथ साथ ये कहा है कि जहाँ पर कानून की ज़रूरत हो, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एग्जैक्टली जो है वो ना लिखा हुआ हो, वहाँ पे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो उसके ऊपर उसको फिल कर सकती है। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं वो पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट ने सब ने मिल के की थी। उसके ऊपर यकीनन अटॉर्नी जनरल भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो अव्वल तो मेरा ख्याल नोटिस नहीं हुआ हुआ और वो अपना ज़ाहिर जवाब जमा नहीं करवा सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है, अब मुझे ये तसल्ली ज़रूर है कि मेरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगी, वो किसी ईमानदारी के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, और वो कोई बीच में से अपने विशफुल जो उनकी इमोशंस हैं उसको वो अजमा साहिबा, ठीक है, आपकी होपफुल, ठीक है, आप होपफुल हैं और सब कुछ सही है, लेकिन ये नैब को खत्म करने की तजवीज पर जब गौर किया जाता है, जब बात होती है, अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी हाल ही में ये कहा है कि नैब हटा ही देना चाहिए, खत्म ही कर देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब भी इसी थॉट ऑफ माइंड से हैं। आपको लगता है कि ये नैब का खत्म इख्तिताम ही हो जाना चाहिए? क्योंकि अब नैब अगर अब जब कार्रवाई करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर एक के बाद एक केस खुल रहा है, लेकिन जो BRT का मामला था जिस पर आप लोग 4 साल 3.5 साल बात करते रहे, BRT, मालम जब्बा, ये तमाम तर केसेस जिन पर हैं, अब वो अपनी एक नई पार्टी बना चुके हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ में शामिल नहीं है। तो आपको लगता है कि नैब उसी तरह से एक न्यूट्रल तरीके से चलता हुआ तमाम केसेस देखेगा, या फिर वही होगा कि इमरान दारी नहीं तो फिर कोई और दारी? आप ठीक कह रही हो ना, मैं भी जाती तौर पर इस नैब और नैब के हाथों जो सियासत के अंदर मुदाखलत की जाती है, जो अपने एजेंडा को जो है पूरा करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जहाँ आप ये बात करेंगे कि नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए, वहाँ बहुत सारे नैब के अलम बरदार जो है वो अलम उठा के आ जाते हैं, देखें जी ये अपनी करप्शन बचाने के लिए हो रहा है, ये अपनी जो है वो अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए हो रहा है। जैसे नैब तो बहुत ही पवित्र इदारा है, उसने हमेशा जो है वो कानून के मुताबिक काम किया है, उसने कभी सियासी इंजीनियरिंग नहीं की, वो कभी आर्म ट्विस्टिंग नहीं करता, वो कभी जो है वो विच हंटिंग नहीं करता, ये कभी वो नहीं करता। तो फिर तो मतलब समझ में आती हो कि जी बिल्कुल ये हो रहा है। दूसरा, हमारे केस की जहाँ तक बात है, हम तो ट्रायल भुगत तो हमने भुगते भी, हमने सजाएं भी भुगत ली, अब अपीलों के ऊपर भी जो है वो अव्वल तो अरशद मलिक की वीडियो के बाद और बहुत सारे फैक्ट्स के बाद और उस फैक्ट के बाद जो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिलीफ के लिए जो जवाब लिख के जमा कराया, जिसने फिर उसने एक्सेप्ट किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है नवाज शरीफ को सजा दिलाई थी, उसके बावजूद जो है वो अदालत में सरेंडर भी करना पड़ रहा है, अपने आप को रहमो करम पे छोड़ा भी जा रहा है, और अब देखते हैं कि अपील का फैसला क्या आता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को जो है वो उसके अंदर से सियासी इंजीनियरिंग खत्म करने के लिए नैब जैसे इदारों को खत्म होना चाहिए। ठीक है, मैं आपका वापस आती हूँ। खुर्रम रोकड़ी साहब, खुर्रम साहब जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इस्तेहकाम में पाकिस्तान का कोई गठजोड़ बनता है, कोई इलेक्शन प्रोसेस में कोई और सीट एडजस्टमेंट बनती है, आपको दिखाई देता है? क्योंकि पंजाब में आप दोनों ही अगर हैं मद्दे मुकाबिल, तो क्योंकि दोनों ही मुफाहमती बयान लेके चल रहे हैं, तो क्या कोई आपसी ताल्लुक बन सकता है? नहीं, कोई ऐसा ताल्लुक ना बन सकता और ना बनना चाहिए। प्रिंसिपली, जिस तरह प्रिंसिपली नैब को भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि नैब को रहना चाहिए और उसके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके साथ जोड़कर उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कोई भी मुल्क हो, उसमें एक ख़ास बीमारी फैली हुई और उस ख़ास बीमारी के लिए अस्पताल हो, आप कहें अस्पताल बंद कर दो। करप्शन हमारी रग रग के अंदर घुसी हुई है। नैब का इदारा लाजिम है, लेकिन उसका ठीक रहना लाजिम है, और उसका हम पॉलिटिकल लोगों को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टीज को विक्टिमाइज करना वो जुर्म है। तो जो बात आपने की कि क्या पार्टी का हमारा हो जाएगा बंद हो,
सीट एडजस्टमेंट का मामला था। अच्छा अजमा, आपको लगता है कि आप इस्तेहकाम में पाकिस्तान के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट का मामला आ सकता है? ये तो कह रहे नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अगर छोड़ के पहले भी आपने उन लोगों को टिकट दिया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए थे, क्या अब आप लोग अगर वो गलती थी तो क्या दोहराएंगे, या अगर वो सही फैसला था तो क्या उसको कंटिन्यू रखेंगे? देखिए जरा, मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि मैं कोई पार्टी का फैसला सुना सकूं, लेकिन अभी तक चूंकि मैं पंजाब की जो है वो तंजीम का हिस्सा हूँ, अभी तक जो हमने होमवर्क किया है, जो हमने पार्टी लीडरशिप को जो है सिफारिशात भिजवाई हैं, हमारे पास कहीं जगह नहीं है जी एडजस्टमेंट करने की। और एडजस्टमेंट करने से हमारे पार्टी वोटर को नुकसान होता है। हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं जो इतने सालों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम तर इंतकाम भुगता है पिछले दौर का, और उसके बाद उनको जो है वो साइडलाइन कर देना नामुनासिब है। तो हमने तो जो पंजाब की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब एज ए पंजाब प्रेसिडेंट, उन्होंने जो सिफारिशात लिख के भेजी हैं उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा गया है कि जी हम किसी के साथ इत्तेहाद करने की पोजीशन में नहीं है, ना हमें इत्तेहाद किसी से करना चाहिए, हम अपनी सोलो फ्लाइट लेंगे। ठीक है, आला सतही इजलास कल नवाज शरीफ साहब ने जो समन किया है, आप समझती है इसमें कोई मेन फैसले होंगे? कोई वाजे तौर पर आप लोगों के भी कोई शेड्यूल का अनाउंसमेंट होगी कि कब से आप लोग अपनी इलेक्शन की बाकायदा कैंपेनिंग शुरू करेंगे, कब से जल्द से जुलूस होंगे, कब से मामलात होंगे, क्या ये कल तय होगा? ये प्रिलिमिनरी मीटिंग है सना, और जाहिर है चूंकि कायद तशरीफ ला चुके हैं, तो अब हमें, आपको पता है कि मैनिफेस्टो की कमेटी भी बनानी होगी जिसको मैनिफेस्टो पे काम करना है। फिर ये है कि डायरेक्शंस जो है मुख्तलिफ सूबों को जो है वो दी जानी है कि वो अपना अपना प्लान जो है वो भेजे पार्टी लीडरशिप को कि इलेक्शन कैंपेन कैसे डिज़ाइन होगी, इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है वो हमारी सजेशंस जो है वो बाकी सूबों की क्या होंगी। तो इस हवाले से एक प्रिलिमिनरी जो है वो जाहिर गुफ्तगू हो सकती है, जिसके ऊपर फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम विद फ्यू डेज इसको बाकायदा तौर पर किसी सॉलिड कंक्रीट शेप के अंदर जो है वो फिर शेयर किया जाएगा। ठीक है, खुर्रम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर तो मैं आपकी बात कंप्लीट हो जाए मैं शैला साहब के पास चलूं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, खुर्रम रोकड़ी साहब का भी हमें लाइन कनेक्ट करें। जी शैला साहब, आप क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में आप लोगों को वाज़े को बरतरी हासिल होगी? क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि आपके पास हैं नुमाइंदे, आपके पास कैंडिडेट्स भी हैं, पंजाब में भी हैं, आप हर जगह रीसर्फेस करेंगे। आपको लग रहा है कि सिंध तक महदूद नहीं रहेगी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्या सीट एडजस्टमेंट की बात जो चौधरी शुजात से मुलाकात हुई थी जरदारी साहब की हाल ही में, क्या उससे कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? देखिए, एडजस्टमेंट वगैरह पे तो मैं बात नहीं कर सकती, वो तो पार्टी बात करेगी। लेकिन भुट्टो साहब की शहादत के बाद पंजाब में हमारी कभी हुकूमत नहीं बनी, क्योंकि हमारे लोगों पे 200, 150 जो थी वो FIRs थी, और सबको पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद हमारी कुछ ना कुछ वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे सिंध में बिल्कुल भी कोई नहीं है, न ANP है, न नून लीग है, न JUI है, इस तरह नहीं हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि अब हम एक बेहतर पोजीशन में हैं, और NA 133 पे भी ज़िमनी इंतखाब हुआ था, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अच्छे जो है वो वोट लिए थे। तो अगर कैंडिडेट मेहनत करेंगे और हम भरपूर एक कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह, तो हमारा अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छा, आपकी कैंपेन का आगाज तो हो गया है। शैला रज़ा साहिबा, जरदारी साहब भी आज सिंध में मौजूद हैं, तो ये फरमा दीजिएगा कि मामला जिस तरफ दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, आपको लग रहा है कि एक पार्टी को दायरा है, क्योंकि आपने उस पार्टी के लिए हक में बोला भी है कि आप इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानेंगे जब तक कि PTI को शामिल नहीं किया जाता, क्या आप उस बात पर कायम रहेंगे? क्योंकि मामला तो ऐसे नहीं दिख रहे अंदर शायद खान साहब ये कह दें कि मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर रहा हूँ। देखिए, वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। अब अगर अदालत से ये फैसला नहीं आता कि इस बुनियाद पे PTI इलेक्शन लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती, हम तो उसको देखेंगे ना। लेकिन अब जो लोग मुलव्वस हैं वो आपने पकड़े हुए, वो अरेस्ट भी हैं, और उनको बाकायदा और ढूंढ के अरेस्ट किया भी जा रहा है। लेकिन अगर पाबंदी पार्टी पे नहीं है तो फिर उसकी सरगर्मियां, जो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उनको इजाज़त होनी चाहिए।
ठीक है, ये शायद इजाजत ही ली है क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान में काफी लोगों की आमद हुई है। सर ये बता दीजिएगा, जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, अंदलीब अब्बास साहबा ड्राइव करके लेके गई थी, खदीजा शाह साहबा साथ बैठी थी, उन पर आज तीसरी FIR भी दर्ज होगी, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन अंदलीब अब्बास साहबा आपकी पार्टी में आ गई है। मुराद राज साहब का जियो फेंसिंग में शुरू में नाम आया, फिर वो इस मुल्क में जितने साफ शफाफ इंतखाबात मुतनाज़ रहे हैं, उतना ही मुतनाज़ नैब रहा है। अब नैब की कार्रवाई क्या 1 साइडेड होती है, कब ये 2 साइडेड होती है, कब ये न्यूट्रल होती है, कब ये मामला जो है वो सही सिमत इख्तियार करता है, क्या अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरीज होती हैं, क्या अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मामला ये है कि किसी भी इदारे में इस वक्त हमें नजर आता है कि कोई भी अपना काम सही तौर पर नहीं कर रहा। आज हमने PCB चेयरमैन को जिस तरह से देखा है कि उनको एक इस्तीफा मौसूल हुआ है आपके चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक साहब का, अब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उनकी कोऑपरेशन से मुबैना तौर पर उनका पार्टनरशिप है जिसको वो डिनाई करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट में एक अफसोसनाक हमने एक प्लेइंग देखी है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज अफगानिस्तान भी जीत गया है 2 मैचेस पहली दफा वर्ल्ड कप में, लेकिन पाकिस्तान के हार ही हार है। अब इसकी जीत के लिए दूसरों के हारने की दुआ मांगने वाले पहले ये दुआ भी मांग लें कि सियासतदानों को क्रिकेट फील्ड बना लेके जाएं और क्रिकेट फील्ड को सियासत बना लेकर आएं। ये बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।